हाँ, तो अपनी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई थी और ये अपन कर लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत गहरी बात है, इनको ढंग से कर लेना आप। इसके 3 पार्ट हैं, सिर्फ 3 ही पार्ट है, ओनली 3 पार्ट। अब आप ये मत सोचो कि वन लाइनर, MCQs, फिल इन द ब्लैंक से छोटे होते, छोटे नहीं होते, इन्हीं से बड़े क्वेश्चन भी बनेंगे, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए गए हैं। ठीक है, तीनों वीडियो आपको आज शाम से पहले पहले मिल जाएंगे, जो कि आज वैसे में आपको पता है कि 7 तारीख की हुई है, और बाकी कल से आपको लघुत्रात्मक जितने प्रश्न बड़े वाले क्वेश्चन कल कंप्लीट मिल जाएंगे आपको, या फिर आज नाइट में बना दूंगा, तो जो भी है कंप्लीट हो जाएगा अपना। इसको देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो खैर अपना यहीं पर है, तो पहला क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहला देखो, देखिए पहले क्या आंसर है। फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, मतलब ये क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़, बाकी सब तो है, लेकिन आपको पता है गेहूं जो है रोपण कृषि नहीं है। ठीक है ना, बाकी सभी तो प्लांटेशन है, मतलब प्लांट ऐसे चौब के मान लो कि वो की जाती है, प्लांट किए जाते हैं। जिन प्रदेशों में कृषि केवल सब्जियां पैदा करता है उसे ट्रक कृषि कहा जाता है ना, ट्रक एग्रीकल्चर कहा जाता है। और निम्न देशों में से किन देश में सहकारी सफल परीक्षण किया गया, यानी कि हमें अपन देखेंगे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज मस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। अगर अपन देखें तो डेनमार्क के अंदर जो है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग सक्सेसफुल रही। फूलों की कृषि क्या कहलाती है भाई, ये भाई सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कहलाती है फ्लोरिकल्चर, हिंदी में पुष्पोत्पादन। ठीक है, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक डेनमार्क में सफलता मिली है, वो भी पीछे लिया था अपन ने। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, कोलखोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि, लेकिन सबसे मेन चीज है प्लांटेशन जो है, रोपण कृषि जो है वो जो है यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था रोपण कृषि, तभी तो हमारे यहाँ के लोगों को वहां लेके भी जाते थे वो लेबर के रूप में। कोयला, बहुमूल्य पत्थरों और लोहे जैसे खनिजों को खोदने के लिए भूमि में गहरा भूमिगत छिद्र करना क्या कहलाता है, कूप की खदन। जो कूप की खदन होता है, ठीक है ना, मतलब कि फॉलिसल माइनिंग बोलते हैं ना, मतलब कुआं खोदते हैं एक गहरा पतला सा वो। निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, यानी किसमें जो है कमर्शियल ग्रेन है वो नहीं किया जाता, तो वो आपके अमेरिका, कनाडा के प्रदेश क्षेत्र में किया जाता है, अर्जेंटाइन के पंपा क्षेत्र में भी किया जाता है, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में भी किया जाता है, अमेजन बेसिन के अंदर जो है नहीं किया जाता। ठीक है, तो अमेजन बेसिन इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक इनमें से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, खट्टे जो रसदार फल होते हैं वो किए जाते हैं अपने मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, यानी जो भूमध्य सागरीय जो कृषि है वहां पर। और च्युइंगम का जो चिकल, ये जैपोटा वृक्ष में बनाया जाता है। ठीक है ना, च्युइंगम में चबाया जाता है तो चिकल जो होता है वो मतलब जो फैलने वाला पोर्शन जो अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, द चिकल ऑफ च्युइंगम, वो जो है वो आपके जैपोटा वृक्ष से बनाया जाता है, जैपोटा। ठीक है, अगला, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार है वो कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। अगर ऐसा पूछे, कर्तन का मतलब है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो वो है आपकी पहले, मतलब स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या हो गया, जो पहले आदिकालीन जो मनुष्य था वो पहले मतलब जमीन को जलाता था, उसके बाद में जो खेती करता था, मतलब वो वाली चीज है, उसको अपन बोलते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। रबड़ की कृषि कहां पर बेसिकली की जाती है, रबड़ जो है बेसिकली किया जाता है मलेशिया व इंडोनेशिया के अंदर जो है रबड़ कल्टीवेटेड है। फिर है कौन सी एकल कृषि नहीं है, एकल कृषि कौन सी नहीं है, नॉट मोनोकल्चर, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, नाम है मिश्रित है। ठीक है, मिक्स फार्मिंग जो है वो एकल कृषि नहीं है, इसमें मिक्स फसल की जाती है। ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती सर्वाधिक नीदरलैंड में की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का एक उदाहरण, भूमध्य सागरीय अभी पीछे भी लिया था अपन ने, जो अंगूर जो है वो अपने मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है। ठीक है ना, अगला अपन देखें तो पशुओं के बड़े बड़े फार्म जिनमें बाढ़ लगी होती है, जहां वाणिज्यिक स्तर पर पशुओं का प्रजनन और पालन किया जाता है, ये मुख्यतः यूएसए में पाले जाते हैं, है ना। उनको क्या कहते हैं अपन, तो उनको कहते हैं रेंच। ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं, रेंच कहा जाता है, जो बड़े बड़े फार्म बना देते हैं, चारों बाढ़ बड़ा लगा दी जाती है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, और सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से रबड़, कुनैन, बलाटा या गोंद, तो सिनकोना वृक्ष से कुनैन जो है वो बनाई जाती है। कुनैन जो है, क्या था क्वेश्चन, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, और च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को ही चिकल कहते हैं, जो पीछे बच जाता है रबड़ जैसा, वही चिकल है जो भी अपने पीछे पढ़ भी लिया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक पशुधन पालन से संबंधित जो नहीं है, तो वो देखो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइना तो है, लेकिन एशिया में जो टुंड्रा प्रदेश है, यानी टुंड्रा रीजन इन एशिया, वो इसके में नहीं आता।
वो अपन ने पहले पढ़ रखा है। खुला उत्खनन, जिसमें काटकर और विस्फोट से खनिजों को प्राप्त किया जाता है, वो खुली खदान इन ओपन माइनिंग के कही जाती है उसको। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? बात क्या चल रही है? नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री की बात कर रहे हैं अपन कहते हैं ना कि जूमिंग खेती, जूम खेती, मतलब कि जैसे जंगलों को जला के एक बार यहाँ कर ली, फिर वहाँ स्थानांतर कृषि को जूमिंग कहते हैं। ऋतुओं के अनुसार पशुओं के साथ पशुपालकों के स्थान को ऋतु प्रवास कहते हैं, सीजनल माइग्रेशन को कहा जाता है। निम्न में से जिसे फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा किसे कहते हैं? मलेशिया के रबड़ बागान को, या फिर पश्चिमी द्वीप को, या फिर ब्राजील के कॉफी बागानों को। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ब्राजील के जो कॉफी प्लांट्स है, प्लांटेशन इन ब्राजील, उनको कहा जाता है। कोको की कृषि की जाती है। कोको की कृषि कहाँ की जाती है भाई? वेस्ट अफ्रीका के अंदर कोको की कृषि की जाती है। अंगूर की कृषि, जिस कृषि की विशेषता है अंगूर की खेती करना, वो अपन पीछे पढ़ा था एग्जाम्पल भी, तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया गया है, भूमध्य सागरीय कृषि ना। फिर है सामिया लेप्स, ये क्या है भाई? ये कीनिया और तंजानिया के चलवासी पशुचारक हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कैंडिनेविया के चलवासी पशुचारक है। तो बिल्कुल सही बात है, ए एंड बी दोनों जो है इसको सामिया लेप्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था भाई? इसका आंसर चेक करो, देखें इसका आंसर BAA है। तो कीनिया और तंजानिया के चलवाली पशुपालक नहीं है, ये हैं अपने स्कैंडिनेविया के, ये अपने चलवासी है, यानी कि पॉपुलेशन जो है यहाँ के, ये बी वाली को विशेष तौर पर ध्यान देना, यहाँ के चलवासी पशुचारक है। कोल खहोज, जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया वह है। कोल खहोज कृषि जो वो है कलेक्टिव फार्मिंग होती है, वो सामूहिक ग्रुपिंग में की जाने वाली खेती होती है। चाय की कृषि की जाती है। चाय कृषि बेसिकली कहाँ की जाती है? मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत में भी की जाती है। तो भारत और श्रीलंका इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। निम्न में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण मतलब अच्छा योगदान रखता है? तो नीदरलैंड। ठीक है ना, ये जो है ये फ्लोर प्रोडक्शन में अच्छा खासा है। अधिक ऊन देने वाली नस्ल की भेड़ों को क्या कहा जाता है? मेरिनो। जो ज्यादा ऊन देती है उसको मेरिनो कहा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि को लांदांग, लांदांग जो है उसके नाम से जिस देश में जाना जाता है वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है लांदांग के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्रिया है। प्राथमिक क्या क्या आ जाते हैं? आखेट भी आ जाते हैं, पशुचारण भी आ जाते हैं, मछली पकड़ना भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ द अबव। पंपास घास भूमियां कहते हैं। पंपास घास भूमि किसको कहते हैं? पंपास ग्रासलैंड। वो दक्षिण अमेरिका में व्यापारिक पशुचारण का एक विशेष क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। फिर है उत्तरी अक्षांश के निम्न में से किस क्षेत्र में भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है? उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिण चिली यानी साउथ चिली। बिल्कुल सही बात है, ये सारे जो हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। गन्ना की कृषि कहाँ की जाती है भाई? गन्ना बेसिकली सुगर कैन जो है वो क्यूबा तथा जावा में की जाती है ना। भारत, हालांकि भारत श्रीलंका में भी है, बट गन्ना की ज्यादा अगर अपन देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो डी हो जाएगा। निम्न में से किस आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशु एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं? भोजन के लिए भी करते हैं, वस्त्र के लिए भी करते हैं, शरण सभी के लिए सही है, ऑल ऑफ द अबव। वाणिज्यिक पशुधन पालन में शामिल किए जाते हैं एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। एक विशिष्ट गतिविधि, हर प्रकार के पशु, लेकिन ध्यान रखना वाणिज्यिक अगर कर रहे हैं अपन, कमर्शियल मतलब जिससे पैसा पैदा किया जाए, चाहे उनकी खाल से चाहे उनके दूध से, वो सब तो एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में किसे पाला जाता है? रेडियर, ऊंट, याक या लामा। तो ध्यान, रेंडियर होता है ना, रेंडियर या इस रेंडियर लिख लेना, ठीक है, उनको पाला जाता है। जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो बर्फीले जगह में चलते हैं, डॉग टाइप होते हैं वो। नारियल की कृषि की जाती है। नारियल कृषि बेसिकली कहाँ की जाती है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। फिलीपींस द्वीप समूह जो है वहां पर जो है नारियल की खेती वैसे होने को तो और भी होती है, लेकिन वहां पर ज्यादा होती है, तो वही काउंटेबल होगा। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रजाति के लोगों का समूह है ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चला जाता है? तो गुर्जर जाति के लोग, गद्दीर, भूटिया। बिल्कुल सही बात है, चारों के चारों आंसर आपको पता है ना, अपने उस टाइम पढ़े थे, सही है। 41 कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा ही स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग किया जाता है, यानी कि जो लोकल लेवल के पीपल हैं, जिसको अपन यूटिलाइज बाय द पीपल लिविंग इन द एग्रीकल्चर एरिया इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि निर्वाह कृषि कहलाती है, बस, है ना, मतलब उनका जीवन चल जाए वैसी वाली खेती। निम्न में कौन सी फसल रोपण विधि द्वारा नहीं उगाई जाती? ये कैसे क्वेश्चन काफी अच्छे हो जाते हैं। पहले अपन ने गेहूं लिया था,
अब आ जाएगा जो चाय कॉफी कोको, तो बिल्कुल रोपण प्लांटेशन में ही आती है। केला की कृषि की जाती है भाई, बेसिकली बनाना जो है कल्टीवेटेड है अपने पश्चिम वेस्टर्न आइसलैंड के अंदर, यानी पश्चिम द्वीप समूह के अंदर है। मसाई क्या है? मसाई कीनिया और तंजानिया के चलवासी पशुचारक है। आपको पता है स्कैंडिनेविया के चलवासी पीछे पड़ा था अपने, तो ये जो है अब आपको कंफ्यूजन मिट जाएगा। मसाई तो है यहाँ के और वो है वहाँ के, याद रखना। सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ पर मिली? क्वेश्चन वापस एक तरीके से रिपीट ही है, तो ये डेनमार्क होगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट। प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है? साक्षरता, जातीय संरचना, सामाजिक रीति रिवाज, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ये प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करते हैं कि वहाँ की एजुकेशन क्या है, लिटरेसी, जातीय कौन कौन से कास्ट सिस्टम है और सामाजिक रीति रिवाज, बिल्कुल सही है। भूमि के उसी टुकड़े पर लगभग स्थानीय कृषि की प्रथा जो स्थिर कृषि से मिलती जुलती है, वो क्या कहलाती है? वो स्थानबद्ध, यानी स्थानबद्ध कृषि का मतलब लोकलाइज्ड एग्रीकल्चर। फिर है प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाला भौतिक कारक क्या है भाई? जल, भूमि, वनस्पति, सभी के सभी है ना। तो ये ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन। एक ही मौसम में एक ही खेत पर दो या दो से अधिक फसलों को इकट्ठे उगाने की प्रथा क्या कहलाती है? एक ही जगह, तो एक ही मौसम में एक ही जगह एक खेत पर दो या दो से अधिक, अपन कहते हैं ना अंतर, यानी कि उसको बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग एग्रीकल्चर। बीच में गैप देके, जैसे अपन पहले 3-4 महीने गेहूं पैदा कर लिए, फिर बाजरा सरसों भी कर लिया और वहां पर सब्जियां भी कर ली, वो चीज। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे एंशियंट या फिर सबसे ओल्डेस्ट जो आपकी क्रियाएं क्या है, तो भोजन संग्रह करना और आखेट मतलब हंटिंग करना, ये ना फूड गैदरिंग, हंटिंग, ये हमारी सबसे आर्थिक मतलब प्राचीनतम, ज्ञात का मतलब है जानी, मतलब जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास में। तो एंशियंट एक्टिविटी पूछे तो या आंसर हो जाएगा, ओल्डेस्ट पूछे तो आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 51, भारत के किस क्षेत्र में आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि या फिर जूमिंग कृषि नहीं की जाती थी? तो हमारे पंजाब में नहीं की जाती थी, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये साउथ वाला हिस्सा, इसमें सब में की जाती थी। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है वार्षिक? तो वो है 1.64%। 53, थॉमस माल्थस ने सिद्धांत जो दिया था वो कब दिया था? तो दिया था भाई, थोड़ा डेट वाला कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं होता, लेकिन देख लेना 1798, अगर याद रह जाता हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है ना? कौन सा नोट ए स्पेशली पॉपुलेटेड जो है वो नहीं है? आटाकामा है, ध्रुवीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश भी है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया, उसमें तो खूब लोग रहते हैं, तो ये नहीं है, बाकी सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? एक तथ्य गलत है, कौन सा सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लग गए, यही वाली बात गलत है, 100 वर्ष नहीं लगे, 12 वर्ष लगे हैं सिर्फ, ठीक है ना। और तीसरा अपना है जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, तो ठीक है, बी वाला जो बात है गलत थी, बाकी सभी सही है, ठीक है ना। ये 100 ईयर्स की जगह आप क्या कर लेंगे? 12 ईयर्स। अगला देखो 56 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो वो है आपके अफ्रीका में, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। प्रवास का अपकर्ष कारक है, मतलब कि अपन देखें तो माइग्रेशन का डिग्रेडिंग फैक्टर कौन सा है? वो है भाई, मतलब ज्यादा क्यों लोग प्रवास करते हैं? तो काम के बेहतर अवसर, ठीक है ना। हर कोई चाहता है कि उनको काम के ऑप्शन मिले, काम के अच्छे बेहतर ऑप्शन मिले। और निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? तो वो है मैन इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे वो बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगा, या फिर उसको अप भी कर सकता है तो लो भी कर सकता है। थोड़ी सी आपको साइज छोटी दिख रही होगी, बाकी साफ तो दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा अत्यंत कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि एट लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है? तो वो है उष्ण और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र, हॉट एंड ओल्ड डेजर्ट रीजन्स, ठीक है। 60वां देखो, 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराउंड 1750 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो कितनी लगभग? तो थी वो 55 करोड़, है ना, 55 करोड़ थी भाई। अगला देखो, एशिया महाद्वीप में विश्व जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो एशिया महाद्वीप में निवास करता है? तो एशिया अकेले में 60% निवास करता है। जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित स्टेज अपन पढ़ी थी। प्रथम अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, दोनों हाई। ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार
वही अभी आंकड़े वही लेके चलना है, 121.02 करोड़। जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है कि जनसंख्या की तो नेगेटिव ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन की क्या हुई है? ऋणात्मक वृद्धि हुई है। अशोधित मृत्यु दर का सूत्र क्या है? यानी कि क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000, नंबर ऑफ डेड इन ए पर्टिकुलर ईयर, ठीक है ना, अपॉन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन द मिडल ऑफ दैट ईयर इंटू 1000। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए। हम मतलब अपन कहां पर बसना चाहेंगे? जहां पर ये तीनों चीजें अच्छी होगी, मतलब तीनों ही हमारे अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? कौन सा एक जो है रिपल्सन फैक्टर की शायद दूसरे नाम से भी जानते हो आप, देख लेना, पुश एंड पुल फैक्टर बोलते हैं, शायद पुल फैक्टर की बात कर रहा होगा ना, तो कोई बात नहीं, पुश और पुल फैक्टर से नाम जाना जाता है, इसमें कभी कभी अपन रिपल्सन बोल देते हैं, वैसे पुल फैक्टर मान लेना आप, ठीक है। पुश कहते होंगे शायद प्रतिकर्ष को, और उसको पुल, तो ये पुश होगा ना, वो देख लेना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जलाभाव, बेरोजगारी, महामारियां, लेकिन चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं देना इसका आंसर नहीं है, तो अच्छी बात है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसने नेगेटिव पूछा था, कौन सा नहीं है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा नहीं है? खनिज है, नगरीकरण भी है और औद्योगिकरण भी है, लेकिन भू आकृति, जमीन की आकृति इसको ज्यादा खास डिस्टर्ब, क्या नाम, आर्थिक कारक में नहीं आता वो, ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा 4 ऑप्शन अकॉर्डिंग तो चाइना है, नंबर 1 पे तो चाइना ही है। और जनसंख्या घनत्व का सूत्र आपको पता ही है, इन पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, इतना ही है बस। अशोधित जन्म दर का सूत्र क्या होता है? अशोधित जन्म दर वो मृत्यु दर था, इसमें हो जाए किसी वर्ष में जीवित जन्म बटे किसी वर्ष विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000, बस दोनों में इतना ही फर्क है, वहां मृत्यु दर थी, यहाँ जन्म दर है, ठीक है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है? तो वो है भाई एशिया, है ना, अभी मैंने पीछे पढ़ा था तो थोड़ा घुमा के पूछा है। प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक, ये यहाँ पर इसने वापस डिटरेंट फैक्टर पूछा है, वैसे शायद ये पुल फैक्टर होना चाहिए। तो प्राकृतिक विपदाएं, है ना, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और बेरोजगारी भी है, प्रतिकूल जलवायु भी है, सभी। प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक, ये वापस अपना डिग्रेडिंग आ गया, तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बुक में तो डिग्रेडिंग वगैरह नहीं है, तीनों चारों क्वेश्चन ठीक करना है इसको। पुश और पुल लिख लेना, पुश या फिर पुल फैक्टर है ये ना, मेरे हिसाब से अपकर्ष तो पुल होना चाहिए और वो होना चाहिए पुश, ठीक है। तो शांति और स्थायित्व, अनुकूल जलवायु, रहन सहन की अच्छी दशाएं, तो सारे के सारे जो इसका आंसर है, ठीक है। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 21वीं सदी के प्रारंभ की अपन बात करें, यानी कि 21st सेंचुरी की अपन बात करें स्टार्टिंग में, तो वो थी लगभग 600 करोड़, ठीक है ना, 76। विश्व में नदी घाटियों के सबसे सघन बसे होने का कारण क्या है? मृदा का उपजाऊपन या फिर जल की उपलब्धता, अनुकूल वायु हुआ करती। लेकिन बात है नदी घाटियों में कि जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी, तो क्या टेंशन है, ठीक है। 77। विगत 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या लगभग कितना गुना बढ़ी है? 500 अगर सालों की अपन बात करें तो अबाउट 10 टाइम्स, लगभग 10 गुना। निम्न में से प्रवास का प्रकार है? गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से नगर की ओर, और उपयोग सभी, फ्रॉम विलेज टू विलेज, विलेज टू टाउन, सिटी टू सिटी, और ऑल, बिल्कुल सारी की सारी बातें सही है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली क्या समस्या? भाई भोजन की समस्या है, आवास की समस्या भी है, और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो है ही है, सारी समस्याएं इसकी है। विश्व में जनसंख्या के निम्न घनत्व वाला जो क्षेत्र अगर देखें अपन, तो हॉट डेजर्ट एरिया, कोल्ड जोन, टेम्परेट जोन, ये सारे के सारे जो हैं गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र, अतिशील, यानी कि ये वो जगह हैं जहां पर कम लोग निवास करते हैं। वर्ष 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी होने के अनुमान, तो वो है 81वां, ये 800 करोड़, 20 करेक्ट आंसर। 82, 82 देखो, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो एमिग्रेंट यानी उत्प्रवासी कहलाते हैं। अगला, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है? तो वह कोबे ओसाका। अफ्रीका के खनिज क्षेत्र का नाम बताइए जहां घनी जनसंख्या पाई जाती है? टोक्यो, कोबे ओसाका,
कटंगा जाम्बिया, तो ध्यान रखें कटंगा जो जाम्बिया है वहां पर अफ्रीका में खनिज क्षेत्र है, वहां घनी पॉपुलेशन मिल रही खूब। जल की उपलब्धता, भूआकृति और मृदाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हैं। मतलब कौन कौन से, मृत्यु है या जलवायु है, लेकिन ज़्यादा ही छोटे हैं भाई, थोड़ी इनकी साइज बढ़ानी है। जल की उपलब्धता, भूआकृति और मृदाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली जो है जनसंख्या, मतलब आकृति जलवायु आ जाएगी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जलवायु, मतलब कि क्लाइमेट ये हो जाएगा। डैश किसके अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर अधिक लोग जो हैं वो रहते हैं, तो वह जॉर्ज बी क्रेसी, इनका ये जो है मानना है। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा शायद ऑप्शन वाली बात गलत भी लग रही है, थोड़ा ये जो है वो नहीं है, बाकी तीनों तो हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है ना, कौन सा नॉट ए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, तो वो है यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये जो है ये नहीं है। बाकी तो सभी प्राचीन महाकाव्य भी हैं, मतलब जो हमें नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सबसे मेन फैक्टर तो टेक्नोलॉजी का जमाना, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन या प्रौद्योगिकी है। 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम जो है वो नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण वर्णन, लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, वो नहीं है। जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं अपने आप को परिवर्तित करके क्रियाशील होता है तो वह स्थिति सीधी सी बात है, क्या कहलाती है? अनुकूलन, अडोप्टेशन कहलाती है। नव निश्चयवाद यानी कि न्यू डिटर्मिनिज्म, ये संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रिफिथ टेलर ने। 93, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेष अध्ययन है। मानव भूगोल की ये वाली जो परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है, ये किसने दी? एलन सी सैंपल ने या फिर रेड जेल ने। बिल्कुल, ये बहुत बार पूछी गई है, ये बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार पूछी भी गई है रेड जेल के द्वारा। ठीक है ना, निम्न में से कौन से विषय को ज्ञान की जननी, ध्यान रखना, ज्ञान की जननी, मदर ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है, सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट अभी अपन पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। 95, पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? 2 का नाम भी आ गया तो पता चल गया, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी दोनों जो है वो सही है, फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरमेंट। विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा चली गई मुक्त चाल से वे प्रमुख दुष्प्रभाव भी है थोड़े, वो क्या क्या हैं? हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, भूमंडलीकरण, तापन, पीछे हटती हिम नदियां और निम्नीकृत भूमि, है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, ओजोन लेयर डिप्लेशन भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, रिटरिंग ग्लेशियर्स भी है और डिग्रेडेड लैंड भी है। सारे के सारे जो हैं ये पूरा का पूरा सभी के फैक्टर्स के प्रभावित करते हैं। इनमें से कौन से विचारधारा है जिसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया? तो वह आमूलवादी विचारधारा, जो रेडिकल आइडियोलॉजी है वो। ठीक है, 98 देखो, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं के उदय की समयावधि अपन अगर देखें तो वह है 1970s का टाइम पीरियड, है ना, 1970 का दशक। रेड जेल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में किस पर जोर दिया गया है? किस पर जोर दिया गया? मतलब निम्न 4 ऑप्शन में से तो दिया गया सिंथेसिस यानी संश्लेषण पर जो है बेसिकली जोर दिया गया। ये 100वां क्वेश्चन, निम्न में से जिस भूगोलवेत्ता की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मक मुख्य शब्द हैं वह हैं, बताओ? वो है एलन सी सैंपल। इस वाली परिभाषा के अंदर इस शब्द को, इन डायनेमिज्म वर्ड को यूज किया गया है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, कैसे लगे जरूर बताना। अब अपन ज्योग्राफी के 3 पार्ट आपके और आने वाले हैं। ठीक है ना, तीनों पार्ट आते ही आपका, मतलब 2 पार्ट और आएंगे इसके, क्योंकि इसके 3 पार्ट, 2 पार्ट और हैं वो आपको हाथों हाथ आज ही मिल जाएंगे। और फिर ये अगर कंप्लीट कर लेते हो तो फिर वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन की अलग क्लास बना दूंगा और शॉर्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास बना दूंगा आपकी, वो सिलेक्टेड होंगे। और फिर आपके मैप वगैरह में कोई डाउट रहता हो तो मैप पर भी वीडियो बना देंगे, तो आपका ज्योग्राफी आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता देना कि मैप कौन कौन से में आपको डाउट है और शॉर्ट क्वेश्चन कितने
डाउट है या नहीं लॉन्ग क्वेश्चन कितने, क्योंकि अपने इसमें MCQs आ गए, ठीक है, अपने वन लाइनर आ गए, कौन कौन से आ गए, वन लाइनर आ गए, मैच द फॉलोइंग आ गए, इसमें आपके फिल इन ब्लैंक्स भी आ गए। आप ये मत सोचना कि फिल इन ब्लैंक्स इसमें नहीं, इसी में फिल इन ब्लैंक्स है भाई। कैसे कह देगा निम्न में से रोपण फसल, आगे खाली जगह छोड़ के नहीं है, एक ही तो बात है, इसी से खाली जगह बनती है। तो खाली जगह तो सोचो ही मत, फिल इन ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और आपके वन लाइनर, ये चारों टाइप के क्वेश्चन, इवन ट्रू फॉल्स भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी सब इसी में से आएंगे, ये तो पक्की बात है। और 2-2 3-3 लाइन वाले भी इसी में से आएंगे। बस इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इन 2 टाइप के क्लास 2 वीडियो बना दूंगा सेपरेट, पूरी बुक का एक, पूरी बुक का एक और पूरी बुक का एक, ये बता देना। इन और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, उस पर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना पार्ट 1 इसका अपना ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसके 2 पार्ट आपके और आएंगे, ठीक है, ओके।